गुड मॉर्निंग दोस्तों, आपके अपने यूट्यूब चैनल परीक्षा प्रदेश में मैं आप लोगों का स्वागत करता हूं। आप लोगों से निवेदन है, यदि आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे कि कोई भी वीडियो अपलोड हो सर्वप्रथम आपके पास पहुंचे और आप लोग उसका लाभ उठा सकें। तो दोस्तों, हम लोग लगातार मध्यकालीन इतिहास की कक्षाएँ करते चले आ रहे हैं, जिसमें हम लोगों ने पाल वंश और गुर्जर प्रतिहार वंश को पढ़ लिया है। अब अगला वंश है दोस्तों राष्ट्रकूट वंश, इसे भी हम लोग पढ़ेंगे दोस्तों। तो जो राष्ट्रकूट वंश है दोस्तों, इसका जो टाइम पीरियड है सर्वप्रथम हम लोग इसे देखेंगे। 735 ईस्वी से 975 ईस्वी तक राष्ट्रकूट वंश रहा दोस्तों, और इसकी राजधानी जो थी दोस्तों वह क्या थी? मालखेड़, अर्थात कहीं कहीं पर दोस्तों मात्य खेड़ या मान्य खेड़ भी मिलता है। तो दोस्तों ये हो गया इनकी राजधानी। यह मूलतः दक्कन में था। दक्कन में यह राजवंश दक्कन में था दोस्तों। आइए दोस्तों सर्वप्रथम देख लेते हैं कि राष्ट्रकूट राजवंश जो है इसका स्रोत क्या है, अर्थात इसकी जानकारी हमें कहाँ से प्राप्त होती है। तो देखेंगे स्रोत दोस्तों, तो एलोरा का दशावतार गुहालेख जो है यह जानकारी देता है किसकी दोस्तों? राष्ट्रकूट वंश के विषय में। कौन जानकारी देता है दोस्तों? एलोरा का दशावतार गुहालेख। नेक्स्ट है दोस्तों सुरूर ताम्रपत्र अभिलेख जो है, इससे भी राष्ट्रकूट राजवंश के विषय में जानकारी मिलती है। अरब यात्री जो सुलेमान था दोस्तों, यह भी राष्ट्रकूट वंश के विषय में लिखता है। जबकि नेक्स्ट है दोस्तों राष्ट्रकूट अभिलेख, इससे भी इनके साक्ष्य मिलते हैं दोस्तों। आते हैं दोस्तों इनकी उत्पत्ति के विषय में कुछ चर्चाएं हुई हैं। विद्वानों ने इनके उत्पत्ति के विषय में कुछ चर्चा की है, और हम लोग देखेंगे कि इनकी उत्पत्ति कैसे हुई या फिर इन्हें क्या कहा जाता था। अशोक के अभिलेख में इन्हें रठिक कहा गया है दोस्तों, कि ये लोग जो थे ये रठिक समुदाय के थे। लेकिन सातवाहन अभिलेख जो है यह कई नाम देता है इसे, जैसे महारठिक, यादव वंश, तेलुगु रेड्डी वंश, राठौर वंश, राजपूत। इसे कहाँ कहा गया दोस्तों? सातवाहन अभिलेख में इसे इतने नामों से पुकारा गया है। निर्णय क्या हुआ दोस्तों? अंततः क्या निर्णय हुआ? विद्वानों ने बताया कि राष्ट्रकूट वस्तुतः खेतिहर समुदाय के थे, खेतिहर समुदाय से संबंधित थे, जो धीरे धीरे सामंतों की स्थिति प्राप्त कर लेते हैं। अंततः वातापी के चालुक्यों को अपदस्थ कर राष्ट्रकूट वंश की स्थापना करते हैं। तो हुआ यह कि यह मूलतः यादव थे, यादव समुदाय के थे, जो आगे चलकर राजपूतों की एक श्रेणी में शामिल हो गए। तो दोस्तों ये हो गया इनका संक्षिप्त इतिहास कि ये लोग कैसे आए, इनकी उत्पत्ति कैसे हुई, इनके स्रोत क्या क्या थे। आते हैं दोस्तों महत्वपूर्ण शासक के विषय में हम लोग जान लेंगे। महत्वपूर्ण शासक है दोस्तों दंती दुर्ग। दंती दुर्ग दोस्तों यह 735 ईस्वी से 755 ईस्वी तक यह राष्ट्रकूट राजवंश पर राज्य करता है दोस्तों। यह महान शासक था दोस्तों। इसने राष्ट्रकूट वंश की स्थापना भी की थी, अर्थात यह संस्थापक था दोस्तों किसका? राष्ट्रकूट वंश का। इसकी जब यह था दोस्तों तो राजधानी इसकी क्या थी? राजधानी थी दोस्तों मालखेड़, अर्थात मात्यखेड़। इसने दोस्तों चालुक्य राजा, चालुक्य शासक जो था कीर्तिवर्मन को इसने पराजित किया।
जब कीर्तिवर्मन को इसने 735 में पराजित किया दोस्तों, तो इसने जो है इस वंश की स्थापना की और कई उपाधियां भी ली। जैसे इन उपाधियों का नाम देख लेते हैं दोस्तों। महाराजाधिराज, परमेश्वर, परम भंडारक, पृथ्वी वल्लभ। कीर्तिवर्मन को हराकर दोस्तों, इसने कीर्तिवर्मन को हराकर ये उपाधियां ली थी दोस्तों, पृथ्वी वल्लभ, महाराजाधिराज, परमेश्वर और परम भंडारक। इसके बाद हम लोग दोस्तों नेक्स्ट शासक को नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे। आइए दोस्तों, अब हम लोग राष्ट्रकूट वंश के अगले शासक के विषय में देखते हैं, जिसका नाम है कृष्णराज प्रथम। कृष्णराज प्रथम से एक छोटी सी कहानी है दोस्तों, हम लोग बता देते हैं। जो दंती दुर्ग था दोस्तों, वह निसंतान था। उसके चाचा का नाम था दोस्तों कृष्णराज प्रथम। यह जो कृष्णराज प्रथम था, इसने संघर्ष किया और गद्दी पर बैठा 756 ईस्वी में और 772 ईस्वी तक यह राजगद्दी पर बना रहा। इसने दोस्तों कोंकण, मराठी क्षेत्र और मध्य प्रदेश तथा तेलंगाना पर अधिकार किया और एलोरा के प्रसिद्ध मंदिर कैलाश मंदिर का निर्माण करवाया दोस्तों। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। इसने क्या निर्माण करवाया दोस्तों? कैलाश मंदिर का निर्माण किसने करवाया दोस्तों? कृष्णराज प्रथम ने करवाया था। और यह किस वंश का शासक था दोस्तों? यह राष्ट्रकूट वंश का शासक था। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। देखते हैं दोस्तों गोविंद द्वितीय। गोविंद द्वितीय जो था दोस्तों, यह 772 ईस्वी से 780 ईस्वी तक यह शासन करता है, लेकिन यह एक अयोग्य शासक साबित होता है। देखते हैं दोस्तों नेक्स्ट शासक है ध्रुव। ध्रुव जो है 780 ईस्वी से 793 ईस्वी तक यह शासन करता है, लेकिन बहुत ही महत्वपूर्ण शासक होता है दोस्तों और बहुत ही शक्तिशाली शासक होता है। ध्रुव जो है बहुत ही शक्तिशाली शासक होता है दोस्तों। यह धारा वर्ष के नाम से जाना जाता है। ध्रुव किसके नाम से जाना जाता है दोस्तों? ध्रुव किस और नाम से जाना जाता है दोस्तों? इसका और नाम है दोस्तों धारावर्ष। धारावर्ष के नाम से किसे जाना जाता है? ध्रुव को जाना जाता है। यह जो है त्रिपक्षीय संघर्ष में शामिल हुआ दोस्तों। यह ध्रुव जो है त्रिपक्षीय संघर्ष जो हो रहा था उसमें शामिल हुआ था। और नेक्स्ट शासक है दोस्तों गोविंद थर्ड। गोविंद थर्ड जो है यह 793 ईस्वी से 814 ईस्वी तक यह शासन करता रहा दोस्तों। यह भी त्रिपक्षीय संघर्ष में शामिल हुआ। गोविंद थर्ड और ध्रुव। ध्रुव और गोविंद थर्ड ये दोनों त्रिपक्षीय संघर्ष में शामिल हुए थे दोस्तों। इसने जो है विंध्य घाटी में अनेक मंदिरों का निर्माण करवाया था। विंध्य घाटी में अनेक मंदिरों का निर्माण किसने करवाया दोस्तों? गोविंद थर्ड ने निर्माण करवाया। जबकि नेक्स्ट शासक है दोस्तों, थोड़ा सा इसे देख लेते हैं दोस्तों। राष्ट्रकूट शक्ति के विकास का स्वर्णकाल किसे कहा जाता है? गोविंद थर्ड का जो काल था दोस्तों, गोविंद थर्ड का जो काल था, इसे राष्ट्रकूट शक्ति के विकास का स्वर्ण काल कहा जाता है। अब दोस्तों आते हैं नेक्स्ट शासक है अमोघ वर्ष। अमोघ वर्ष यह 814 ईस्वी से 878 ईस्वी तक शासन करता है दोस्तों। बहुत ही लंबे समय तक ये शासन करता है। इस वंश का अंतिम महान शासक था दोस्तों। उसने विद्वानों को संरक्षण प्रदान किया। कई विद्वान इसके दरबार में रहते थे दोस्तों। उसने स्वयं कन्नड़ भाषा में 2 रचनाएं लिखी दोस्तों। किसने लिखी? अमोघ वर्ष ने। अमोघ वर्ष ने कन्नड़ भाषा में 2 रचनाएं लिखी, जिनका नाम है दोस्तों कविराज मार्ग और प्रश्नोत्तर तालिका। ये 2 रचनाएं किसने लिखी दोस्तों? कन्नड़ भाषा में अमोघ वर्ष ने लिखी। रचनाओं का नाम क्या था? कविराज मार्ग और प्रश्नोत्तर तालिका। महावीराचार्य इसके एक दरबारी कवि थे दोस्तों, जिसने गणित सार संग्रह नामक बुक की रचना की। किसकी रचना की दोस्तों? गणित सार संग्रह नामक बुक की अर्थात ग्रंथ की रचना की। अब हम लोग दोस्तों इसके आगे नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे।
आइए दोस्तों, अब हम लोग जो राष्ट्रकूट का शासक अमोघवर्ष है, थोड़ा सा इसके विषय में जाने थे, अब थोड़ा सा और जान लेंगे दोस्तों। जैन धर्म को इसने क्या दिया? संरक्षण दिया दोस्तों। अमोघवर्ष जो था इसने जैन धर्म को संरक्षण दिया और अरब यात्री सुलेमान उसके शासन की प्रशंसा करता है दोस्तों। अरब यात्री सुलेमान जो है दोस्तों, यह अमोघवर्ष के शासन की प्रशंसा करता है। सुलेमान इसके दरबार में 851 ईस्वी में आया था दोस्तों, और इसने अपनी ग्रंथ में लिखा कि यह विश्व के 4 महान साम्राज्यों में से एक है। यह जो राष्ट्रकूट साम्राज्य है दोस्तों, इसके बारे में इन्होंने बताया, यह विश्व के 4 महान साम्राज्यों में से एक साम्राज्य है। देख लेते हैं दोस्तों, उत्तरवर्ती राष्ट्रकूट शासक अर्थात पतन का दौर, जो ये पतन का दौर है राष्ट्रकूट शासकों का दोस्तों, उत्तरवर्ती राष्ट्रकूट शासक पतन का जो दौर है, अब इनका पतन होने वाला है दोस्तों। यह 878 से 995 ईस्वी तक इनके बीच में इनका पतन हो जाता है। नेक्स्ट शासक है दोस्तों, केवल शासक के नाम को हम लोग जानेंगे और टाइम पीरियड को जानेंगे, महत्वपूर्ण नहीं है दोस्तों, लेकिन देख लेते हैं एक बार। कृष्णराज सेकंड 878 ईस्वी से 914 ईस्वी तक, इंद्र थर्ड 914 ईस्वी से 917 ईस्वी तक, गोविंद फोर्थ 917 से 936 ईस्वी तक, अमोघवर्ष थर्ड 936 ईस्वी से 939 ईस्वी तक इन लोगों ने शासन किया। कृष्णराज थर्ड जो है दोस्तों 939 से 967 ईस्वी तक, और लास्ट शासक है दोस्तों, लास्ट शासक है दोस्तों इंद्र फोर्थ 973 से 975 ईस्वी तक इसे शासन करता है। इंद्र फोर्थ जो है दोस्तों, यह इस वंश का अंतिम शासक था। राष्ट्रकूट के इस शासन का अंत चालुक्य सामंत तैलप ने किया और कल्याणी चालुक्य वंश की स्थापना की दोस्तों। इसका अंत किसने किया दोस्तों? तैलप ने किया। तैलप ने इसका अंत करके कल्याणी चालुक्य वंश की स्थापना की दोस्तों। अब हम लोग राष्ट्रकूट वंश के महत्व को पढ़ेंगे। तो दोस्तों, यह राष्ट्रकूट वंश का जो महत्व है, इसे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तो दोस्तों, यदि आप लोगों को कंटेंट अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब, लाइक और शेयर अवश्य करें दोस्तों वीडियो को। क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं। धन्यवाद।